हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGLA 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स करवाऊंगी। देखिए, इस बुक के ना हम सारे ब्लॉक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका लास्ट ब्लॉक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसके बाद में इस ब्लॉक के बाद में आपकी बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बुक फाइनली कंप्लीट होने वाली है। सो देखिए, ये हमारा 4th ब्लॉक है जिसमें 4 यूनिट्स आपको गिवन है और ये चारों यूनिट्स हम आज ही के पार्ट में करेंगे। एक ही साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझने से ज़्यादा ना प्रैक्टिस वाली जो चीज़ें हैं ना वो आपकी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ रूल्स दे रखे हैं इस पूरे ब्लॉक में। कुछ जैसे होता है कि लाइक रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। कोई भी वर्ड है आप उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं हमारे, उनमें अलग अलग साउंड होता है। और उसके अलावा हम कई बार ऐसे भी पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक कॉमन एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आपने सी वर्ड को जब देखा तो आप इसको क साउंड करते हैं, लेकिन CH जब आप देखते हैं तो वहाँ पे आप च वर्ड को साउंड भी करते हैं। तो ऐसे जो डिफरेंसेस होते हैं, लेटर वही 26 हैं, लेकिन उनके साथ में कैसे कैसे आपके जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड का साउंड है, वो कैसे चेंज हो जाता है, वो हम इन यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हम हिंदी में 12 खड़ी पढ़ते हैं, क ख ग पढ़ते हैं, उसमें मात्रा लगने से उसका साउंड चेंज हो जाता है, मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ें हम इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए, यूनिट 1 पहले स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 क्या कहती है? साउंड ऑफ इंग्लिश मीन्स कि करेक्टली आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो वो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला कि साउंड क्या है, जो लेटर आपको गिवन है, और दूसरे पार्ट में ये होता है जैसे जब आप कोई वर्ड बोलते हैं ना, तो वहाँ पे आपको वर्ड में कुछ लेटर पे बहुत ज़ोर देना पड़ता है और कुछ पे नहीं देना होता। तो ये चीज़ें आपकी सेकेंड यूनिट में आएंगी, लेकिन स्टार्टिंग हम यूनिट 1 से करेंगे जिसमें साउंड ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे। तो देखिए, और आप में से बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उनका ये सब्जेक्ट रहा होगा, या फिर आपको थोड़ी बहुत भी आप अप टू डेट रखते हैं अपने आप को, तो ये बहुत जर्नल इन्फॉर्मेशन है जो आपको मोस्ट प्रॉबली आपको पता होगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो आपको हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो के थ्रू। सो देखिए, इंग्लिश में अपने ओन सेट ऑफ साउंड्स हैं जहाँ पे जिससे क्या बनते हैं, हमारे वर्ड्स बनते हैं। और जब आप साउंड की बात करेंगे तो वहाँ एक टर्म आती है जिसे बच्चा हम फोनोलॉजी कहते हैं। फोनोलॉजी का मतलब होता है जो टर्म किससे रिलेटेड है, साउंड से। अब इसमें होता ये है कि हम वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको प्रोनाउंस करते हैं उनके इंग्लिश साउंड के साथ में, कि एग्जैक्टली उसका इंग्लिश साउंड क्या हो सकता है। अब यहाँ पे 2 आपको रीज़न दे रखे हैं कि आपको करेक्ट वे में प्रोनाउंस करने के क्या रीज़न हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए, 2 आपको वजह दे रखी है, 2 रीज़न दे रखे हैं कि जो शब्द हैं उनका सही उच्चारण होना क्यों ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो ये है, पीपल वॉन्ट अंडरस्टैंड यू वेरी वेल। अगर आपने गलत वर्ड को बोला है, जो वर्ड आपको गिवन है उसका गलत प्रोनाउंसिएशन आपने किया, उसका गलत उच्चारण किया है, तो उस केस में ना हो सकता है कि लोग आपकी बात ना समझें, या जो आप समझाना चाहते हैं उसका मीनिंग कुछ और निकल आए, या वो वर्ड वो हो ही ना जो आप बोल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये वर्ड है कम, इसका मतलब होता है आना, लेकिन कुछ लोग ना इसका जो साउंड है वो कुछ हद तक काम से मिलता है, कम काम। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो काम वर्ड है ना, इसका मतलब होता है शांत होना। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखा है, कैन यू कम डाउन। तो ये हिंदी में ये कहता है कि क्या तुम नीचे आ सकते हो, या आप जो भी आप बोलते हैं, क्या आप नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको काम से रिप्लेस कर दूँ तो इसका मतलब ये है कि क्या आप शांत हो सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो कहीं ना कहीं कॉमन है, जिसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। अब ये तो आपको मीनिंग जो है, या इसमें डिसिमिलैरिटीज़ हैं, या ये सेपरेट वर्ड है, तो ये आपको यहाँ पे लिखे हुए से समझ आ गया। बट सपोज़ अगर ये चीज़ लिखी हुई ना हो और आपको बोलकर डिक्टेट ही करवाया जा रहा हो, या फिर आप बोलकर ही पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी को बोलकर कोई बात समझा रहे हैं, तो उस टाइम पे वर्ड्स का सही तरीके से प्रोनाउंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको याद रखना है। इसका आप कॉमन एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, जैसे आप ना 2-3 ऐसे एंटरटेनमेंट शो देखते होंगे, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस एक नॉर्मल सी बात, जैसे आपने देखा होगा भाभी जी घर पर है, या फिर जो ये तारक मेहता हम देखते हैं। तो इनमें क्या चीज़ होती है कि इनमें ये 2 कैरेक्टर जो हैं उनका, मुझे भाभी जी वाले में जो सेकंड भाभी जी है ना, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है।
आई गेस अंगूरी है उनका नाम। तो वो जैसे वर्ड्स को ना कई बार गलत बोल देती हैं, तो उसका मीनिंग कुछ और होता है और वो बोल कुछ और जाती हैं। ऐसे ही दयाबेन का है कि वो बोलती कुछ और है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप जब वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे ना तो वो बहुत करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। और जो लोग हैं ना, जिनको भी आप बोलेंगे, जिस भी इंसान को आप वो बात बोलेंगे, तो वो आपकी बात को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट। आई मीन ये आपका फर्स्ट रीज़न हो गया, ये आपका सेकंड रीज़न है, इंग्लिश यू वॉन्ट अंडरस्टैंड पीपल वेरी वेल। अब यहाँ पे क्या, लोग आपकी बात नहीं समझ पा रहे। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उनकी बात ना समझ पाएँ, या आपको ही समझ में ना आए कि क्या वहाँ पे बात बोली जा रही है। सपोज़ आप कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई भी सेलिब्रिटी हो, वो कोई बात बोले और आपको उनका मीनिंग ही ना समझ में आए, तो आपको लगेगा कि इन्होंने आपके लिए शायद कहीं गलत तो नहीं बोल दिया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे ट्री और थ्री, तो ये दोनों भी है। अब आपको ना नॉलेज है, आपने वो चीज़ पढ़ी है, आपको इसके बीच का डिफरेंस लग रहा है, लेकिन हो सकता है एक ऐसी स्टेज हो, या इनमें जो वीडियो मेरी देख रहे हो उनमें कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसको ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हो। स्पेलिंग पे ना जाके अगर हम साउंड पे जाए, बट आपको अगर इसका मीनिंग क्लियर है, आपको ने ये चीज़ समझी हुई है, तो आपको ये अलग अलग लगेगा कि इसमें कहाँ से सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं। बट एक दूसरे पर्सपेक्टिव से आप देखें तो आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स हैं, जो अगर सही तरीके से प्रोनाउंस ना करे जाएं तो उनका मीनिंग क्या होगा, अलग निकलेगा। अब इसमें कुछ और टर्म्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब लेटर्स टोटल 26 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल में इसका डिवीजन होता है। 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवल होते हैं। इनका वॉवल साउंड होता है AEIOU। जितना मुझे लग रहा है यही चीज़ें पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे आप लोग इससे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेबल। सिलेबल का मतलब क्या होता है, साउंड ऑफ वॉवल। तो AEIOU है ना, इनका एक प्रॉपर साउंड होता है। जब आप बचपन में ये चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक डाउट सा क्रिएट हो जाता है, जो बाद में बहुत बाद में जाके हमें रियलाइज़ होता है कि हम गलत पढ़ते हुए आ रहे थे। और वो क्या होता है, जैसे आपको लगता है जहाँ पे ये लेटर दिख जाए ना, उसके पहले हमें एन लगाना है। तो आपको ये चीज़, जैसे हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सिंगल चीज़ है ना, तो उसके लिए आप ए वर्ड यूज़ करते हैं, या जो भी आप इसको बोले, ए लेटर है, ए, ठीक है। और अगर वॉवल साउंड आता है तो आप एन वर्ड का यूज़ करते हैं उससे पहले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, तो यहाँ पे एन लिख दिया आपने। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे वॉवल साउंड है, अब इसमें 2 चीज़ें, एक तो वॉवल साउंड आ रहा है और उसके अलावा आपने यहाँ देखा लेटर भी ए है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लग गया, एन लग गया। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे वॉवल साउंड तो आता है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में जो लेटर होता है वो AEIOU में से नहीं होता। फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट, तो आप ये जब वर्ड लिखते हैं तो बहुत से लोग जिनको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता वो उसको डेफिनेटली हॉनेस्ट पढ़ेंगे। शायद मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन हॉनेस्ट ही पढ़ते हैं, और वैसे ये ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का मतलब जैसे सच्चाई होती है, सच्चा इंसान होता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा बचपन वाला फंडा था ना कि AEIOU आ रहा है, तो इसका मतलब एन आपको लगाना है वॉवल से पहले। तो आप देखेंगे इसमें स्टार्टिंग तो बच्चा एच से हो रही है, तो इट मीन्स आपको यहाँ पे ए और एन नहीं लगा, सॉरी एन आपको नहीं लगाना, तो आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और दा जो होता है हम स्पेशल थिंग्स के लिए लगाते हैं, स्टैटिक थिंग्स के लिए लगाते हैं। बट आप क्या देखेंगे यहाँ पे ए ओ है, एच है, एच से पहले एच एक वॉवल नहीं है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि एन लगाना है। लेकिन फिर जब हम साउंड सीखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ऑनेस्ट जो है ना, ऑनेस्ट एच से भले ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एच हमारा साइलेंट और ओ से हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एन आएगा। तो ये चीज़ आती है आपके सिलेबल के अंदर। सिलेबल जो है ना वो साउंड ऑफ वॉवल है, क्रिएट करता है जब लेटर को आप प्रोनाउंस करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हियर द साउंड ऑफ वॉवल इज द नंबर ऑफ सिलेबल इन अ वर्ड। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे आपके आसपास में जो वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, उनसे मिलके ही हमारे सारे लेटर्स हैं, वही हमारे लेटर हैं, उन्हीं से हमारे वर्ड्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको ना सिलेबल बोला गया है, तो वो कैसे होंगे, आपको क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है, कुछ वर्ड्स गिवन होंगे, आपको नंबर ऑफ सिलेबल वहाँ पे काउंट करने हो सकते हैं। तो आप देखेंगे जितने वॉवल साउंड होंगे ना उतना सिलेबल होगा। तो जैसे केक है, एक ही है, तो इसमें एक सिलेबल सिंगल हो गया। चीज़ है, चीज़ में भी एक ही है, भले उसको स्ट्रेच किया गया, लेकिन चिकन में आप देखेंगे चिक प्लस एन, तो आप देखिए यहाँ पे 2 साउंड है, चिक आई और एन, तो
ये हमारे पास क्या हो गए, 2 वोवल साउंड हो गए, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको और वर्ड्स दे रखे हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि अगर आपके पास में या तो 1 सिलेबल है, 2 सिलेबल है या 3, मैक्स टू मैक्स 3 तक ही आते हैं, ज़्यादा उसमें नहीं पूछे जाते, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 तक की सिलेबल आपसे पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में फोनिम। फोनिम का मतलब क्या होता है कि साउंड स्पोकन लैंग्वेज आर नोन एज फोनिम, मतलब जो आप साउंड बोल रहे हैं, जो वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, उसको फोनिम्स कहते हैं। और इसकी स्टडी फोनोलॉजी होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में एकदम बताया था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है ये पॉइंट्स को। इसमें बस आपसे ना डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बाकी इसमें और कुछ मुझे नहीं लगता आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या है यहाँ पे, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ये IPA है, ये एक एसोसिएशन है, इससे एक एसोसिएशन रिलेट करती है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया था टू कैप्चर ऑल द डिफरेंट वेज वर्ड इन अ इंग्लिश कैन बी प्रोनाउंस्ड बेस्ड ऑन द लैटिन अल्फ़ाबेट। जो लैटिन अल्फ़ाबेट है ना, उसके बेस पे जितने भी वर्ड्स इंग्लिश में बनेंगे, जो 26 लेटर है, उनसे जितने भी वर्ड्स बनेंगे उनको करेक्टली प्रोनाउंस किया जा सकता है लैटिन अल्फ़ाबेट के ऊपर बेस्ड होके या फिर उनकी थ्योरी से रिलेट करके। अब जैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि जब आपको इंडिविजुअल साउंड या जब आप स्पोकन इंग्लिश करते हैं, तो उसमें जब आपको इंडिविजुअल साउंड को डिस्क्राइब करना होता है ना, तो उसमें हम IPA का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में ना बहुत सारे वे होते हैं सेम ग्राफिम्स को या सेम फोनेम्स को साउंड करने के लिए। मतलब वर्ड्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे, स्पेलिंग वगैरह सब सेम दिखेगी, लेकिन हम उसको साउंड अलग तरीके से करते हैं। या फिर कई बार वर्ड जो है ना, लेटर, उसके अकॉर्डिंग हम उसका साउंड क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे CAP, तो ये आपने कैप पढ़ा, तो यहाँ पे C जो है ना, इससे क साउंड स्टार्ट हुआ, लेकिन CHOPPING में चॉपिंग लिखो तो आप देखेंगे जब CH बन गया ना, तो साउंड CH है, आई मीन C से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक कॉन्सोनेंट चेंज होने की वजह से वो साउंड कैसा हो गया, च। पहले में वोवल लग रहा था, दूसरे में कॉन्सोनेंट लग रहा था, तो साउंड में क्या हो गया, चेंजेस आ गए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में और यहाँ पे आपको सिर्फ टेबल दे रखी है, इसमें वॉवल्स बता रखे हैं, वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन बता रखा है। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा अगर आपके पास में बुक है तो, और नहीं है तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको ना कुछ शॉर्ट वोवल होते हैं, कुछ बच्चा लॉन्ग वोवल होते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब क्या है, कुछ ऐसे जब आपको ना वर्ड एकदम बोलते ही खत्म हो गया, और कुछ होते हैं जब आप वर्ड को कैसा करते हैं, खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं। जैसे मैंने बोला पेन, तो वर्ड बोलते ही खत्म हो गया, लेकिन अगर मैंने कहा चीज़, तो आप देखेंगे कि जो साउंड है ना, ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें हम छोटी ई और बड़ी ई का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है मनीषा, ठीक है, और बहुत से लोग ना मनीषा को ऐसे लिखते हैं, MANISHA। अगर हम 12 खड़ी की बात करें तो नी का मतलब हो गया, जो मैंने ये लिखा, तो इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल नी होना चाहिए, छोटी ई की मात्रा के साथ। और बहुत से लोग इस नाम को ऐसे भी लिखते हैं, तो गलत तो दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, मात्रा का डिफरेंस होगा, प्लस वॉवल का जो साउंड है ना, वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे पहले सिचुएशन में शॉर्ट वॉवल हो गया, वर्ड एकदम से ख़त्म हो गया, और दूसरे में थोड़ा लॉन्ग वोवल हो गया, जहाँ पे वर्ड थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट वोवल के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे पेन हो गया, इट, टॉप, अंडर, ये सब चीज़ें शॉर्ट वोवल में होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ लॉन्ग वोवल दे रखे हैं, जैसे कि मेक, टेक, बीट, फीट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड जो हैं, इनके थोड़े से साउंड थोड़ा बढ़ जाता है, ये थोड़े लॉन्ग वोवल हैं, इसलिए हम इनको लॉन्ग वोवल कहते हैं। फिर आता है आर कंट्रोल्ड वोवल साउंड। जैसे जो आर है ना, उस पे मेन फोकस होता है, वोवल साउंड के साथ साथ में आर पे भी हमारा पूरा फोकस होता है। तो ये कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं, बाग, डाक, हर, बर्ड, ओके, फॉक, पोक, स्टॉक। तो ये कुछ आर जो साउंड है ना, ER जो आर साउंड है, वो उसको क्या कर रहा है, साउंड को, वोवल साउंड को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में ये देख सकते हैं, अब इसमें एक चीज़ आती है आपके पास में, ब्लेंड, ये इंपॉर्टेंट है। आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और 3 लेटर्स कंबाइन टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब 2 या 3 लेटर्स को आप एक साथ कंबाइन कर रहे हैं और डिफरेंट तरीके का कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम ब्लेंड कहते हैं, ठीक है। ब्लेंड क्विकली भी हो सकता है और स्मूथली भी हो सकता है। जैसे आप ब्लेंडिंग करते हैं ना घर पे, ओहो, बुक का ये पेज मुझसे गलती से ही हट गया।
तो आप देखिए यहाँ पे ये ब्लेंड है, जैसे यहाँ पे आपने कॉन्सोनेंट साउंड को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, दो या दो से ज़्यादा को। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं, प्ले एंड प्लीज, ब्राउन एंड ब्रेक, फ्लाई एंड फ्लिप, क्लैप एंड क्लोज। तो इन वर्ड्स को मोस्टली हम लोग ना साथ में ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है डिग्राफ साउंड्स। जो डिग्राफ है या डायग्राफ जो है वो क्या चीज़ है, टू कॉन्सोनेंट्स हैं come together to create an entirely new sound that is distinctly different from the sound of the letter independently। मतलब कि जब आप लेटर को इंडिपेंडेंटली अलग तरीके से पढ़ेंगे ना इंडिविजुअल, तो साउंड अलग होगा, लेकिन जब आप उनको मर्ज कर देंगे ना तो वो जो साउंड है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। फिर उसके बाद में देखेंगे डिफ्थोंग्स और अदर स्पेशल साउंड्स। डिफ्थोंग इंपॉर्टेंट है, कई बार ये टर्म रिपीट होती है। तो ये भी क्या चीज़ है, ये भी वोवल साउंड के ऊपर ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब दो वोवल एक साथ आते हैं तो एक नया साउंड क्रिएट करेंगे और सिंगल सिलेबल होगा। एज अ साउंड फर्स्ट वोवल ग्लाइड्स इनटू द सेकंड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे ऑयल, तो यहाँ पे ओ और आई दो वोवल साथ में है, टॉय और ओल, रेन, आउच, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो डिफ्थोंग जो है वो आपके वोवल से रिलेटेड होगा जब दो वर्ड साथ में आएंगे, और डायग्राफ जो है ये चीज़ आपकी कॉन्सोनेंट साउंड पे होगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले वाला आपके दो कॉन्सोनेंट साउंड का मर्ज करके एक अलग साउंड क्रिएट करेगा, और दूसरे वाला दो जो वोवल साउंड्स हैं उनको क्या करेगा, डिफरेंट तरीके से बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी एक्सरसाइज है। बस आपको ये कंसेप्ट इसके क्लियर करने हैं, तभी जाके ना आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आती है यूनिट 2। ये भी प्रोनाउंसिएशन पे है कि आप कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे, और इसमें हम जो चीज़ पढ़ते हैं ना वो पढ़ते हैं रिदम और स्ट्रेस, ये आपको याद रखना है। तो आप देखिए रिदम क्या है, एक तो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, मेजर्ड मोशन, मतलब मोशन जो गति है ना उसको आप क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। रिदम जो है ना ये आपने पोइट्री में सुना होगा, पोइट्री में जैसे जहाँ पे आप सेम साउंड वाले वर्ड्स को एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये एक स्टेटमेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे च वर्ड जो है ना ये बार बार क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। जिनको स्टैमरिंग प्रॉब्लम होती है, हकलाने की प्रॉब्लम होती है ना, उनको ये ऐसी एक्सरसाइज डॉक्टर हमेशा रेकमेंड करते हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है ना ये काफ़ी हद तक दूर करी जा सके। तो रिदम का मतलब क्या है कि एक मेजर मोशन को आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। प्लस रिदम क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस है जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स थ्रू स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अब इसमें कुछ वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस जाता है, मतलब जोर जाता है, और कुछ के ऊपर जोर नहीं जाता। अब इंग्लिश रिदम जो होती है वो स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ साउंड होता है, वर्ड्स होता है, कुछ म्यूजिकल नोट्स होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको यही चीज़ों से इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है पोएम्स या स्टोरी में। जैसे आपने बचपन में सबने सुनी होगी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये चीज़ किस में आती है, आपके रिदम के अंदर आती है। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो आप एग्जाम से पहले लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब होता है वर्ड पे जोर देके बोलना। इज अ पार्ट ऑफ वर्ड मोर स्ट्रांगली एंड कैन बी वर्ड लेवल। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे साउंड है रिकॉर्ड, तो इसमें आपने क्या किया कि जो रिकॉर्ड है ना उसमें आपने REC पे भी कई बार जोर दे सकते हैं, और कई बार आप पीछे कोड वाले पे भी क्या करेंगे, जोर देंगे, स्ट्रेस देंगे। अब स्ट्रेस में देखिए दो टाइप्स हैं, एक होता है आपका सिलेबल स्ट्रेस और एक होता है वर्ड स्ट्रेस। तो ये दोनों तरीके से आपको इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में क्योंकि ये मीनिंग को चेंज कर देता है, जहाँ पे होल वर्ड यू स्ट्रेस, ठीक है, मतलब ये सेंटेंस में मीनिंग को या जो वर्ड आप बोल रहे हैं ना उसकी मीनिंग को कम्प्लीटली क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यहाँ पे कुछ अंडरलाइन वर्ड्स हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रेस अप्लाई हुआ तो किस तरीके से चेंज हो गया। और अब यहाँ पे जैसे थॉट वर्ड है, योर है, ब्रदर है, वॉज है, बस है, तो इनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आपने दिया। तो दो टाइप्स आपको याद रखने हैं, दो बेसिक टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है सिलेबल और एक होता है आपका वर्ड स्ट्रेस। तो ये आपको पढ़ लेना है एक बार। अब देखिए यहाँ पे ये सिलेबल स्ट्रेस है जो रेफ़र करेगा किस चीज़ को, कि जहाँ पे सिलेबल स्ट्रेस रेफर्स टू अ सिलेबल और सेगमेंट ऑफ अ वर्ड। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, ठीक है, दैट इज स्ट्रेस मोर देन अदर सिलेबल इन द वर्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे हैप्पी बर्थडे, तो अब यहाँ पे जो वर्ड है ना ये हैप्पी और बर्थ जो है ना, हैप्पी पूरा नहीं सिर्फ ह और बर्थ, तो इसके ऊपर ज़्यादा जोर हुआ, तो ये क्या है, स्ट्रेस है। ये वो वर्ड है, ये वो सिलेबल स्ट्रेस है जहाँ पे जो वर्ड हाईलाइट है ना, जहाँ पे आपने स्ट्रेस ज़्यादा दिया, इंग्लिश, स्टूडेंट, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लेन। तो ये वर्ड्स जो है ना प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है आपको सिमिलर दिखें, लेकिन यहाँ पे आपने इन वर्ड्स पे ज़्यादा क्या दिया है, स्ट्रेस दिया है।
प्लस जो स्ट्रेस है ना सिलेबल वो रेगुलर भी हो सकता है, और रेगुलर स्ट्रेस सिलेबल जो होता है वो कंटेंट पे होता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेंटेंस पे, कि सेंटेंस में स्ट्रेस सिलेबल्स कैसे हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इन एग्जाम्पल्स में, ये 3 एग्जाम्पल्स में, जैसे आई टुक अ बस टू द पार्क, आई विल बिल्ड अ फायर इन द फायर प्लेस, जोश इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। तो यहाँ पे इन तीनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि ज़्यादा मतलब कि वर्ड जो है ना, सिलेबल जो है, दैट यू स्ट्रेस मोर देन अदर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेस जो है ना वो कुछ सिलेबल्स के ऊपर ज़्यादा गिवन है। फिर आता है वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस रेफर क्या करता है? वर्ड को, जहाँ पे आप वर्ड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। यहाँ ऑलमोस्ट पूरा वर्ड ही आ जाएगा, सिलेबल में कुछ आपके लेटर काउंट हो रहे थे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई बॉट अ कार ट्यूजडे। तो यहाँ पे आपने कंप्लीट वर्ड के ऊपर क्या दिया है? ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। और फिर देखा आपने शी न्यू द डॉक्टर। तो आप ये सिचुएशन है कि आप डॉक्टर को जानती थी या वो डॉक्टर को जानती थी, तो यहाँ पे एक स्ट्रेस क्रिएट हो गया। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ और वर्ड्स आपको दे रखे हैं, यहाँ पे एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। फिर आता है इंटोनेशन। अब ये चीज़ क्या है? ये इज़ द म्यूज़िक ऑफ द लैंग्वेज। ये हमारे लैंग्वेज की म्यूज़िक है। आई मीन म्यूज़िक क्या होता है? रिदम से ही रिलेट करता है, तो ये वही चीज़ है। इंटोनेशन और जो स्ट्रेस है ना वो एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड है, और ये बोला गया है कि इट्स इम्पॉसिबल टू डिसोसिएट देम, मतलब इनको ब्रेक करना या ब्रेक करके पढ़ना ये ऑलमोस्ट क्या है? इम्पॉसिबल है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एक बार इसको ध्यान से रीड कर लीजिएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। और प्लस जो इंटोनेशन है ना वो स्पीकर के मूड को भी क्या करता है? इंडिकेट करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, सरप्राइज फीलिंग है, एंगर है, इंटरेस्ट है, बोर्डम है, तो ये सब चीज़ें ना हम इंटोनेशन में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। और इसमें 2 टाइप्स हैं आपके, एक हो गया फॉलिंग और एक हो गया राइजिंग। वेट अ मिनट, मैं पानी पी लूँ एक बार। तो जो फॉलिंग इंटोनेशन है, इसका मतलब जो पिच वॉइस की है ना वो क्या हो जाएगी? फॉल्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के लास्ट में जाते जाते वो साउंड काफ़ी गिर जाएगा। और राइजिंग का मतलब क्या है? जब सेंटेंस के एंड में जाएंगे ना तो जो साउंड है ना वो क्या हो जाएगा? वॉइस का या पिच जो वॉइस की है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गया आपका कंप्लीट, और कुछ इसमें एज सच नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये पूरी यूनिट कंप्लीट है। फिर आपने एको एक्टिविटी सुनी होगी। एको का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखेंगे, आप कहीं पे बोलते हैं किसी पहाड़ वहाड़ पे चढ़ के, आपको वापस से अपनी आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी, तो वो चीज़ क्या आती है आपकी? एको में। एको प्रोसेस होता है वो। फिर आता है नेक्स्ट यूनिट 3 आती है, स्पीकिंग एक्टिविटीज़ हैं, स्टोरीज़ है, डायलॉग है, रोल प्लेइंग है, डिबेट्स है। हाँ, डिबेट्स ही है, ठीक है। तो स्पीकिंग क्या है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड शेयरिंग मीनिंग थ्रू द यूज़ ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। स्पीकिंग का मतलब क्या है? बोलना, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ। तो ये एक प्रोसेस है जो कि अपने मीनिंग को शेयर कर रहा है, अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्लस स्पीकिंग एक क्रूशियल पार्ट होता है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग का। कोई भी नई लैंग्वेज आप सीख रहे हैं या आप पढ़ा रहे हैं या कुछ भी उसका यूज़ करें, तो उसमें स्पीकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको हिंदी और इंग्लिश बहुत कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन स्टिल हिंदी और इंग्लिश में कई ऐसे केसेस आपने देखे होंगे जिनको हिंदी बोलनी बहुत अच्छी आती है लेकिन उनको लिखनी अच्छे से नहीं आती। वैसे ही सेम चीज़ इंग्लिश बोलनी अच्छे से नहीं आती लेकिन वो लिख बहुत अच्छे से सकते हैं। आप में से भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। आपको कुछ भी लिखने को दिया जाए आप लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स को, आपकी वोकैबुलरी होगी, लेकिन बोलते टाइम आपको हेजिटेशन होगी या इतना आप वर्ड्स को, सेंटेंस को क्रिएट नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये चीज़ बताई गई है कि स्पीकिंग जो है ना, इसी वजह से स्पीकिंग एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है सेकेंड लैंग्वेज का, लर्निंग का हो या टीचिंग का। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में ये बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको, मुझे पता है आप अपने आप भी कर लेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फिर इसमें एक हेडिंग आती है हमारी स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी जो है ना, ये मैंने एक प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था जिसमें आपको ना स्टोरी पे शॉर्ट नोट पूछा गया था कि स्टोरी पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो जो स्टोरी होती है वो रीडिंग पर्पस से भी होती है और आप इसको एक सिटिंग में भी ख़त्म कर देते हैं, मतलब कि आपने स्टार्ट किया और बिल्कुल उसका एंड एक बार में ही कर दिया। स्टोरी जो होती है वो रीडिंग के लिए होती है, जैसे आप वन सिटिंग में, डिपेंड करता है कि स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है। कई बार होता है स्टोरी है, नॉवल है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, कंप्लीट एक ही स्टोरी होती है बहुत सारे पेजेस की, तो हम उसको वन गो में ख़त्म कर देते हैं। बात होती है हमारा इंटरेस्ट डेवलप होने की, लेकिन ये आपका टॉपिक नहीं है। आपको बस ये समझना है कि स्टोरी क्या होती है
ठीक है, और इसके क्या क्या पार्ट्स इसमें होते हैं। सो जो स्टोरी होती है उसके कुछ एलिमेंट्स आपको गिवन है। जैसे पहला आता है सेटिंग, ये वो वाली नहीं है, ये सेटिंग का मतलब है कि जहाँ पे कि जो स्टोरी है ना वो कहाँ हो रही है, एक पर्टिकुलर प्लेस को डिस्क्राइब करती है। और उसके अलावा कैरेक्टर हैं, प्लॉट है, थीम है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये कुछ एलिमेंट है, ये आपको बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ना आपके ये एलिमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि स्टोरी के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। और या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्टोरी है उसका एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट आपको दे दिया जाए और वो आपको ना फिर डिफाइन करना हो, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो वन बाय वन एक एक एलिमेंट देखते हैं। जैसे पहला एलिमेंट है सेटिंग। सेटिंग क्या है, इसमें आपके टाइम पे और प्लेस के ऊपर स्टोरी डिपेंड करती है कि कहाँ पे किस पर्टिकुलर टाइम में किस पर्टिकुलर प्लेस पे उस स्टोरी को क्या किया गया है, बनाया गया है या क्रिएट किया गया है, या वो स्टोरी किस चीज़ से बेस्ड है। जैसे कि सीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, सीज़न हो सकता है, कोई वेदर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें किसको डिफाइन करती हैं, आपके सेटिंग को डिफाइन करती है। तो ये एलिमेंट स्टोरी के एलिमेंट में ये पहला है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है, चाहे उसमें हम लोगों का यूज़ कर सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, कोई क्रिएचर हो सकता है, कि जो उस शॉर्ट स्टोरी के अंदर एक्शन कौन कर रहा है, या एक्शन जो मेन लीड रोल है ना वो किसका है, उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। तो हर एक स्टोरी में ना कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में होता है जैसे कुछ होते हैं आपके डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, जहाँ पे आपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम ले दिया, जैसे पेशेंट बॉय है, क्वाइट गर्ल है, तो ये क्या है, आपके डायरेक्ट कैरेक्टर हैं। और कुछ होते हैं आपके इनडायरेक्ट कैरेक्टर, जो आपने डायरेक्ट वे में नहीं लिए और आप वैसे समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे द बॉय नेक्स्ट सेट नेक्स्ट टू हिज सिस्टर, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली एक कैरेक्टर नहीं बताया गया, उसको थोड़ा सा इनडायरेक्टली वे में पॉइंट आउट किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में थर्ड एलिमेंट आता है कैरेक्टर के बाद में हमारे पास प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है जहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स और कैरेक्टर जो होते हैं वो वहाँ पे हो रहे हैं। तो एवरी स्टोरी नीड्स अ प्लॉट, और प्लॉट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे एक्सपोजिशन हो गया, जो द स्टार्ट ऑफ स्टोरी, तो ये एक्सपोजिशन हो गया जहाँ पे एक्शन से पहले होता है ये। फिर होता है राइजिंग एक्शन, जहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आर्ग्यू, थोड़े मतभेद क्रिएट हो रहे हैं। फिर एक होता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है, टर्निंग पॉइंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ से जो स्टोरी है ना वो टर्न ले रही है, कि इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसके अलग कुछ चीज़ हो गई। फिर इसमें आते हैं आपके फॉलिंग एक्शन हो गया, और फिर आता है रेजोल्यूशन। तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे ये प्लॉट में आपको वर्ड्स ध्यान रखने हैं। प्लॉट के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में ये प्लॉट स्ट्रक्चर कंपोनेंट आपको दे रखा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम में थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। जैसे क्लाइमैक्स है, यहाँ पे दे रखा है, राइजिंग एक्शन है, फॉलिंग एक्शन है, रेजोल्यूशन है, एक्सपोजिशन है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में आपके पास में आती हैं चीज़ें, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्ट्रगल है दो लोगों के बीच में, कोई जो थिंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, कुछ आइडिया प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसके बीच में थोड़ा स्ट्रगल सा चल रहा है, तो वो चीज़ होती है आपकी कॉन्फ्लिक्ट में। अब इसके बाद में मेन कैरेक्टर इज़ यूजुअली ऑन वन साइड ऑफ सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये जो कैरेक्टर्स हैं, वेट अ मिनट, पानी, यहाँ पे ना पता है क्या हो रहा है, आज मैंने ये सोचा था इसको मैं 2 पार्ट्स में बना देती हूँ, क्योंकि अभी ना इसका टाइम ज़्यादा हो रहा है, ये वीडियो लेंदी होती जा रही है। मुझे पता है कि ये वीडियो देखते देखते आप में से कुछ तो बेहोश हो जाएंगे, सो जाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये ब्लॉग है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक ही पार्ट में कंक्लूड कर देती हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले वाला पार्ट देख लेंगे फिर सेकंड नहीं देखते, सेकंड देख लिया तो पहले वाले में जाने का आलस, या फिर उनको मिलता नहीं है, क्योंकि अभी ना मैं प्लेलिस्ट को अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। सो इस वजह से मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक ही में मैं आपका कवर अप कर दूँ। फिर आप देखिए यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गिवन है, जैसे कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर प्लॉट में है। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट में ना बहुत सारे टाइप्स हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का टाइप है, जहाँ पे एक कैरेक्टर जो भी होता है उसका सोसाइटी के अगेंस्ट या कम्युनिटी के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिया जाता है, इशू दिखा दिया जाता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कैरेक्टर के खुद के साथ में ही होता है कि क्या चीज़ सोच रहे हैं, उसके अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। ये आपके साथ भी बहुत होगा कि कई बार हम बाहर की चीज़ों से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ते, जब हमारे अंदर खुद की फ़ाइट चल रही होती है।
तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर नेक्स्ट आता है बच्चा हमारे पास थीम। थीम क्या होता है? एक सेंट्रल आइडिया और बिलीफ होता है किसी भी शॉर्ट स्टोरी का। इट इज़ यूजुअली अ फिक्शनल पीस दैट मे और मे नॉट बी इंस्पायर्ड बाय द रियल लाइफ इंसिडेंट। मतलब कि थीम क्या है कि जो रियल लाइफ से इंस्पायर नहीं है और फिक्शन बेस्ड है, कि एक अपने आप ही स्टोरी क्रिएट करी गई है। जैसे आपने पढ़ा होगा, फेरी टेल पढ़े होंगे, या फिर ये कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो देखे होंगे, तो उनकी एक अपनी अलग से लाइफ थोड़ा क्रिएट कर दी जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में फिर तो बस और कुछ नहीं है यहाँ पे, यही वही चीज़ें आपको यहाँ पे समझा रखी हैं। ये पांचों जो हैं आपके एलिमेंट्स, ये प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्या चीज़ है? ये सिर्फ आपको डायलॉग राइटिंग दे रखी है। डायलॉग राइटिंग का मतलब दो जने हैं, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन। ये आपने अकेडमिक्स में पढ़ा होगा, 10th 12th में तो ज़रूर किया होगा, जहाँ पे आपको दो कैरेक्टर्स दे दिए जाते हैं, उनके बीच का डायलॉग राइटिंग करना है आपको कि उनके बीच में क्या पॉसिबल बातचीत हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास में डिबेट। तो डिबेट क्या है? एक कॉम्पिटिशन होता है जो दो अपोजिंग टीम्स के बीच में होता है। जैसे इधर एक ग्रुप बना दिया मैंने, इधर एक ग्रुप, 5 लोग इधर हैं या 4-5 लोग इधर हैं, वो आपस में उनको एक टॉपिक दे दिया, उस पर एक साइड से पॉजिटिव आ रहे हैं, एक साइड से नेगेटिव आ रहे हैं, तो वो क्या होता है? डिबेट। डिबेट बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती है, या फिर जो मेंबर्स होते हैं टीम के, उनके बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्ट होता है या पर्टिकुलर टॉपिक है, स्पीच है, तो उसमें जितने पॉसिबल व्यूज़ होते हैं वो डिबेट में बाहर आ जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो डिबेट एक क्लास बेस्ड स्पेसिफिक टॉपिक हो सकती है, ठीक है, जो लैंग्वेज स्किल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, प्लस आपकी वोकैबुलरी को, और उसके साथ साथ में ना डिबेट का बहुत एडवांटेज भी होता है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, उसको भी बहुत इंप्रूव कर दिया जाता है। आप जब न्यूज़ में भी देखेंगे कई बार डिबेट होती है ना, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे थॉट्स, ऐसी बहुत सी ऐसी बातें आपको पता चलती हैं जो एक्चुअल में आपको आइडिया भी नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और प्लस इसमें फिर जजमेंट भी होता है। देयर शुड ऑल्सो बी अ जज टेबल मेड अप ऑफ 3-4 स्टूडेंट्स हु विल इवेलुएट द होल प्रोसेस एंड असेसिंग ईच टीम बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया। मतलब जो 2 टीम्स आपने बनाई है, उसके साथ साथ में 3 से 4 मेंबर्स की टीम के आपको जज भी बनाने चाहिए, जो पर्टिकुलर जो बातचीत चल रही है उसको असेस कर पाएँ, जो होल प्रोसेस है या जो कंप्लीट चीज़ें हो रही है उसको इवैल्यूएट कर पाएँ। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी हैं। फिर उसके बाद में यही चीज़ें हैं आपकी कि लिसनिंग स्किल्स होती हैं, राइटिंग स्किल्स होती हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग मतलब जब कोई आप चीज़ बोल के अपनी बातों को किसी को समझा पा रहे हैं। लिसनिंग स्किल्स भी डिबेट में बहुत वर्क करती हैं कि आपने कई बार होता है कुछ लोग ना सुनते नहीं है, सिर्फ अपना अपना बोलते रहते हैं, तो वो काफ़ी गलत हो सकता है। और राइटिंग स्किल्स भी होती है। राइटिंग स्किल्स का मतलब जब आप कोई चीज़ को आप अच्छे से समझा पा रहे हैं लिख के अपने वर्ड्स में। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो गवर्नमेंट है, आजकल क्या, खैर ये बहुत टाइम से हो रहा है कि गवर्नमेंट जो प्रीशियस एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें हर तरीके से बेस्ड आपको जज करते हैं। आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसको आपका प्री पर्पस से चेक कर दिया जाता है। फिर आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं कि कहीं मानिए ऐसी जगह है जहाँ पे आप खुद नहीं जा सकते, आपके वर्ड्स ज़रूर जा सकते हैं, वो भी पेपर या रिटर्न फॉर्म में, तो आप कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे। फिर एक लास्ट इंटरव्यू राउंड होता है जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी चेक करी जाती है, आपकी स्पीकिंग जो स्किल्स है वो कैसी हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। फिर स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में 2 आता है कि जब पार्टिसिपेटिंग आप करें डिस्कशन में, मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशन में, तो इसमें बेसिकली आपका ग्रुप डिस्कशन इंक्लूड हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन आप देखिए यहाँ पे कि जो ग्रुप में होगा, जहाँ पे 8 से 12 लोगों का मेंबर होगा जो अपने व्यूज़ को फ्रीली वे में रख सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन बेसिकली जैसे मीटिंग्स होती है ना, उससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे सारे मेंबर्स को बुला दिया जाता है और उसके बाद में एक टॉपिक पे वो लोग डिस्कस करते हैं, चाहे अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट हो, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, लॉस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से, या उसमें नया इंप्रूवमेंट करना हो, तो वो ग्रुप डिस्कशन के हमारे साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन में कुछ आपको और पॉइंट्स भी दे रखे हैं, जैसे हमें कुछ प्लानिंग की, प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, स्किल पावर, स्पीच है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोलेशन। तो ये सब चीज़ें भी हमारी इन टेक्नोलॉजी से, डिबेट से या ग्रुप डिस्कशन से, इन सब चीज़ों में भी धीरे धीरे क्या होता है, इंप्रूवमेंट हो जाता है। फिर कुछ आपको ना सेलिएंट फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं ग्रुप डिस्कशन के, क्या हो सकते हैं। तो डिस्कशन रिवॉल्व्स अराउंड अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे डिस्कशन होगा। उसके अलावा आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट है, आप लोगों के बीच में अपने थॉट्स को कैसे रख पा रहे हैं, किस तरीके से आप बोल पा रहे हैं, वो उसमें हेल्प करता है। प्लस में एग्जामिनर डज नॉट इंटरफेयर, ही अनाउंस द टॉपिक, जो भी टॉपिक उन्होंने अनाउंस कर दिया उससे रिलेटेड फिर आपके थॉट्स, ओपिनियन बाहर आने लगते हैं। तो ये चीज़ें जो होते हैं, ये कुछ फीचर्स होते हैं। अब क्या आपको ग्रुप डिस्कशन में नहीं करना,
तो ये क्या होता है कि आपको ना अपने अप्रोप्रिएट वे में बोलना है, क्या चीज़ आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ये आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपको अपने पर्टिकुलर जो आपका अप्रोप्रिएट वे है उसमें बोलना है, प्लस आपके अपनी टर्न का वेट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही बोलते जाएंगे, बाकी के ग्रुप मेंबर्स को आप मौका ही नहीं देंगे। और प्लस एक्यूरेट स्टेटमेंट होनी चाहिए, प्लस आपका जो वॉल्यूम है, पिच है, उसको टोन को बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपका लहजा बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है चिल्ला के आप दूसरे सामने वाले को दबाने का ट्राई करेंगे। बहुत ही एक्टिव और डायनामिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए लिसनिंग में भी और स्पीकिंग स्किल्स के टाइम पे भी। फिर कुछ डोंट ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन क्या नहीं करना चाहिए, ये वो चीज़ें थी जो आपको करनी चाहिए थी। फिर कुछ आपको दे रखी है क्या नहीं करना चाहिए, कि फ्रिक्वेंटली जो ओपिनियन है उसको चेंज नहीं कर देना चाहिए। ऐसा नहीं आपने अपने थॉट्स रखे, दूसरे के आपको ज़्यादा बेटर लगे, आप फट से उस पर स्विच कर गए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बार बार एक जो इरेलेवेंट मटेरियल होता है या सेम बात होती है उसको बार बार रिपीट नहीं करना। तो ये सब पॉइंट्स आपके इसमें आते हैं डोंट्स में, कि मतलब ये चीज़ आपको नहीं करनी है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ग्रुप डिस्कशन में दे रखे हैं, जैसे बी असर्टिव, बी पेशेंट लिसनर और राइट लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। बहुत ही एनालिटिक और फैक्ट ओरिएंटेड बात आपको करनी चाहिए और पेशेंस के साथ सुनना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी बातें बोले जाएंगे और दूसरे किसी इंसान की नहीं सुनेंगे। फिर यहाँ पे कुछ आपको टाइप्स ऑफ डिस्कशंस दे रखे हैं, जैसे कि मेक डिसीजन। डिस्कशन किस वजह से, या तो आप डिसीजन बनाने के लिए कोई चीज़ आपको डिसाइड करनी है इसलिए आप कर रहे हैं, किसी के साथ ओपिनियन शेयर करना है या आपको किसी का ओपिनियन जानना है, या फिर कुछ नई चीज़ आप प्लान कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो हम डिस्कशन करते हैं। या फिर एक कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन होता है तो भी हम डिस्कशन करते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल, जैसे मानिए आपको एक फैमिली ट्रिप प्लान करनी है तो वो भी एक डिस्कशन का पार्ट है। या फिर घर में कोई बातचीत चल रही है, लाइक वाइट वॉश या पेंट से रिलेटेड कोई बात चल रही है, या कोई फंक्शन से रिलेटेड है, वहाँ आप अपने थॉट्स रख रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। या फिर आपके जो घर में बड़े होते हैं वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं, उससे पहले उस पॉइंट से रिलेटेड थोड़ी सी बात हो जाती है तो वो डिसीजन वो हो गया। या फिर कोई प्रॉब्लम इशू चल रहा है फैमिली में आपके और फिर आप उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं तो भी वो एक डिस्कशन का पार्ट है। इसके बाद में ये सब आपको वही दे रखे हैं, पैराग्राफ्स दे रखे हैं। फिर आपके पास में आती है मीटिंग। मीटिंग का मतलब क्या हो गया, गैदरिंग करी, 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ एक ही पर्पस से आ रहे हैं और कॉमन गोल है उनका वर्बल इंटरेक्शन, और वो आपस में इकट्ठा होकर क्या करें, बात करें। ये मोस्टली आपको ऑर्गेनाइजेशंस में और इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिलती है। कुछ प्रिंसिपल फंक्शंस दे रखे हैं आपको, कुछ पर्पस ऑफ मीटिंग दे रखा है, जैसे कि पहला पॉइंट है इन्फॉर्म हो गया, और सीक क्लैरिफिकेशन होता है प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, और वेज ऑफ वर्किंग या जो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। ये पॉइंट्स आप एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में टाइप्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग कितने टाइप की हो सकती है, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड हो सकती है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग हो सकती है, क्रिएटिव और ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है, मतलब कुछ आइडियाज़ वगैरह, क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करना है, सोल्यूशन जनरेट करना है, उससे रिलेटेड मीटिंग हो सकती है, स्किल बिल्डिंग या ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई मीटिंग हो सकती है। फिर कुछ मीटिंग के एटिक्स हैं कि मतलब मीटिंग अटेंड करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बी ऑन टाइम की, मतलब आपको टाइम से बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, मीटिंग से पहले का आपको टॉपिक पता ही चल जाता है, लेकिन आपको अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है कि मीटिंग रूम में जाने से पहले आप अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे या आप क्या हैं, आप अपने बारे में कैसे बताएंगे। फिर स्ट्रॉन्ग एजेंडा आपके पास में होना चाहिए, ऐसा नहीं आप बस मीटिंग है जाके उसमें बैठ गए, बाकी के जो थॉट्स हैं आप दे ही नहीं पा रहे हैं। प्रॉपर वे में आपको अप्रोप्रिएटली सेट होना है, ऐसा नहीं है कि आप कैसे ही घर में फैल के बैठते हैं ऐसे आप वहाँ पे बैठेंगे। स्पीकअप आपको बोलना है कि जब आपकी टर्न आएगी ना तो उस टाइम पे आपको लाउडली अपनी बातों को रखना है, इनफ वे में रखना है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिल्लाना है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्लो बोलना है, एटलीस्ट ये साउंड होना चाहिए कि सबको सुनाई दे। फिर अंडरस्टैंड द अनरिटन स्पीकिंग रूल्स, कुछ जो आपको स्पीकिंग रूल्स नहीं लिखे हुए होते, या जैसे कि कोई कुछ कह रहा है और आप उसके बीच में इंटरप्ट करें तो वो चीज़ गलत होती है, मीटिंग्स में ये देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होते हैं। और ऐसा भी नहीं आपको अपना फ़ोन यूज़ करना है, टाइम देखना है, या कुछ भी मीटिंग चल रही है और आप अपना फ़ोन यूज़ करें, वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। ठीक है, और यू कैन ड्रिंक कॉफ़ी बट यू नीड टू परमिशन फॉर एनीथिंग एल्स। आप अगर आपको ऑफ़र करी जा रही है कॉफ़ी पानी तो आप वहाँ पे ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी बार बार उठेंगे और आप पूरे ग्रुप को, या फिर आप कुछ खा रहे हैं तो पूरे उसको ग्रुप को क्या करें, डिस्टर्ब करें। या तो आपका कुछ खाना ऐसा बहुत ही नॉइसी हो, कुरकुरे चिप्स टाइप्स में, या फिर कुछ ऐसा फूड आप खा रहे हैं जो बहुत ही स्मेली हो या फिर बहुत ही डिसरप्टिव हो, मतलब कि उसकी वजह से वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्लीन अप आफ्टर योर सेल्फ,
कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, उसके बाद में आपको अपने आप को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर दिखना चाहिए। और अपने क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट तक के लिए आपको सेव नहीं करना है। जब आपको लग रहा है राइट टाइम है, तब उस टाइम पे क्वेश्चंस को आपको अपना पूछना है, आपको अपने थॉट्स उसी टाइम पे रखना है। प्रिपेयर्ड होके जाना है। प्रिपेयर्ड होने का मतलब ये होता है कि कई बार टॉपिक चलते चलते कहीं और पहुंच जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप 4 चीज़ें रट के गए थे, उसके अलावा कुछ बात हो रही है तो आप वहाँ पे अपने थॉट्स नहीं रखेंगे। आपको हर पॉसिबल मैनर में सोच के जाना है। फिर कुछ आपके अटायर भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके के कपड़े पहन के उस मीटिंग में जा रहे हैं। कैजुअल है, फॉर्मल है, किस तरीके के आप कपड़े वहाँ पे पहन रहे हैं। मीटिंग से पहले आपको क्या चीज़ अरेंज करनी चाहिए, जैसे कि डेट एंड टाइम हो गया, मीटिंग रूम रिजर्व करना, प्रिपेयर एजेंडा फॉर मीटिंग का एजेंडा, फूड या रिफ्रेशमेंट को प्रिपेयर करना, एक्शन लिस्ट को प्रिपेयर करना, और मीटिंग का फॉर्मेट क्या हो सकता है, प्लान फॉर सप्लाईज इक्विपमेंट। सो ये सब चीज़ें जो है ना, आपके ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मीटिंग से पहले क्या होता है प्रिपेयर करने होते हैं। कहाँ पे आपकी मीटिंग होगी, एक्स्ट्रा कॉपीज़ एजेंडा की, अगर ज़्यादा कैंडिडेट हैं या ज़रूरत से ज़्यादा कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैं आपको पोस्ट करके दिखा देती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा ये सारे पॉइंट्स आपको वही दे रखे हैं। फिर यहाँ पे यही है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे क्या वो सेम रूम में रहेंगे, सेम मील होगा सबके लिए, या उसी में कुछ चेंज करना है, तो वो सब चीज़ें आपको पहले से ही देखनी पड़ेंगी। मटेरियल क्या क्या ज़रूरत है, मैक्स टू मैक्स जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वहाँ पे आपको वो लेके जानी चाहिए। और आपके पास एक एजेंडा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे बैठे आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। पार्टिसिपेशन लिस्ट से आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है। तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। बहुत इजी है ये, इसमें आप अपने वर्ड्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन क्या है, एक प्रोसेस है प्रेजेंटिंग एक टॉपिक को ऑडियंस को दिखाने का। तो इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये क्या होता है कि ये टिपिकली डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है, इंट्रोडक्शन हो सकता है, लेक्चर, स्पीच, मतलब ये चीज़ें होती है हमारी। फॉर्मल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, जो दो टाइप्स में, दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक प्रेजेंटेशन स्किल और एक पर्सनल प्रेजेंटेशन। एक तो जो थॉट है, एक बात है, उसको आप प्रेजेंट करें, और एक अपने आप को पर्सनली कैसे प्रेजेंट करें। दोनों सेपरेट टॉपिक्स हैं। यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। तो प्रेजेंटेशन क्या है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि अडॉप्ट किया जाता है वेरियस स्पीकिंग सिचुएशंस में। जैसे आप बात कर रहे हैं ग्रुप से, मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं मीटिंग को, तो ये क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 4-5 आवर्स की एक मीटिंग हो गई, उसके बाद में एट लास्ट आप एज अ कंक्लूजन 7 to 8 या 10 मिनट्स में आप उस मीटिंग को ओवरऑल रिव्यू कर रहे हैं कि हाँ हमने ये चीज़ डिसाइड करी है, ये चीज़ हमको करनी है। तो प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है, ये आपको याद रखना है। फिर कुछ की एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं प्रेजेंटेशन के, तो जैसे उसमें कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, व्हेन एंड वेयर विल यू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन, कहाँ आपको डिलीवर करनी है, कब डिलीवर करनी है, और विल इट बी टू सेटिंग यू आर अ फेमिलियर और समवेयर न्यू विद द प्रेजेंटेशन भी विद इन अ फॉर्मल और लेस फॉर्मल सेटिंग्स हैं, कैसी हैं वो, और आप जो ऑलरेडी फेमिलियर ऑडियंस है उसके साथ में कर रहे हैं या फिर कुछ नई ऑडियंस के साथ में कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपको प्रेजेंटेशन के टाइम पे ध्यान रखनी है। उसके बाद में हाँ जी, ये ना फ्लो चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा काफ़ी कि जो पर्पस होगा प्रेजेंटेशन का, जो पर्पस होगा वो क्या क्या हो सकता है, इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना, परस्यूट करना, टू इंस्पायर करना। और फिर 7 स्ट्रक्चर्स आपको दे रखे हैं, वे दे रखे हैं कि आप प्रेजेंटेशन कैसे, अपनी जो प्रेजेंटेशन है ना उसको कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है फैक्ट और स्टोरी होनी चाहिए, पर्टिकुलर फैक्ट और स्टोरी होनी चाहिए। फिर आता है आपके एक्सप्लेनेशन, बहुत मैटर करती है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में टर्म क्या आती है, क्या है, हाँ जी, पिच। पिच का मतलब होता है लाउडनेस, कि आप किस तरीके से, पावर ऑफ प्रेजेंटेशन जो है ना स्पीच कन्विंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑडियंस को समझा ही नहीं पा रहे हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा रहे हैं, तो पिच भी बहुत मैटर करती है। ऐसा भी नहीं है बहुत एकदम हाई आप बोलेंगे या बहुत एकदम से चीज़ों को क्रॉस करते हुए चले जाएंगे। ड्रामा होना चाहिए, वेल नोन स्ट्रक्चर लिटरेचर में जिसको हीरो की जर्नी होती है, विच फॉलोज अ प्लाइट ऑफ मेन कैरेक्टर, तो वो चीज़ ड्रामा में आती है। तो टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर है ना ड्रामा, वहाँ पे बहुत ही स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद में सिचुएशन होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस होनी चाहिए, रेजोल्यूशंस होनी चाहिए, मतलब एक जैसे स्टोरी होती है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो वही सब पार्ट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। और फिर उसके अलावा जैसे आप प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें आप पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। पावर पॉइंट जैसे स्लाइड्स हम करते हैं, उसके यहाँ पे कुछ एडवांटेज दे रखे हैं, फिर डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं। जैसे डिसएडवांटेज कहाँ नुकसान है पावर पॉइंट का, कि
ऑडियंस कांटेक्ट आपका लैक हो जाता है क्योंकि आप पावर पॉइंट में ही घुसे रहेंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, कई बार वो काम नहीं हो सकता और आप उसमें नई चीज़ ऐड नहीं कर सकते ऑन द स्पॉट, आपको बाद में ही ऐड करना पड़ेगा, ओवर क्राउडेड हो जाता है। ये पॉइंट्स हैं। एडवांटेजेस क्या है? क्लियर हो जाता है, एक पिक्टोरियल अरेंजमेंट के साथ, ग्राफिक्स के साथ आप समझा सकते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओवरऑल ये यूनिट भी ख़त्म, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट थी, एक गो में आपको समझ में आने वाली थी ये यूनिट। और बाकी एक बार मैं आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ। बहुत देर लग गई इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में ना मुझे। तो देखिए ये हमारा ये ब्लॉक 4 है जिसकी यूनिट 1 2 3 4 मैंने सारी कंप्लीट करवा दी हैं और इसके साथ में ये आपकी बुक पूरी कंप्लीट हो गई, इसके सारे ब्लॉक्स मैंने करवा दिए हैं। नाउ इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा देती हूँ मैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इट्स अ रिक्वेस्ट कि जो आपके क्वेश्चन पेपर अभी आपके पेपर्स हो रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर वहाँ पे अपलोड करिए, शेयर करिए, ताकि मैं उनको आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर सकूँ और लोगों की भी हेल्प हो पाए उससे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।